तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं 100 से सीधा 216 मार्क्स लाके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने ये एग्जाम क्लियर किया। मैं किस तरीके से प्रिपेयर करती थी एंड क्या मैंने गलतियां करी थी एंड क्या मैंने अगर आप भी इस तरीके से अपने एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज सॉल्व करते हो सो आई थिंक आप भी इतना जो गैप है इसको फिल कर सकते हो। तुम भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो एंड तुम्हारा स्कोर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा है तो शायद तुम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से कर ही नहीं रहे हो। अब हम सबने ये सुना है कि हमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ते जाएं उसके भी पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने चाहिए एंड प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 पेपर 2 के वो हमें सॉल्व करने चाहिए। बट हमें एक्चुअल में ये तो पता ही नहीं कि ये जो क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हम अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं। So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Shreya Sharma and I am a NET JRF scholar and आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हें PYQs की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कैसे करनी है। तो इनिशियली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि टॉपिक पढ़ा, PYQ सॉल्व किए, फिर जब सारा सिलेबस हो गया तो पूरा PYQ का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। बट मैं क्या करती थी कि जैसे बस बुक खोली, टिक किया, पीछे से देखा क्या आंसर है क्या नहीं है, लिस्ट देख ली एंड बस फिर आगे बढ़ते चले गए। तो मैं भी यही किया करती थी। बट बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि पीवाईक्यू का एनालिसिस तो मैं ढंग से करती ही नहीं हूँ। मतलब कि मैं बस पीवाईक्यू देख लेती हूँ और ये देख लेती हूँ कि आंसर सही है या गलत है और अगर गलत है तो कौन सा आंसर सही है। बट उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रॉपर डिटेलिंग, उन सब में मेरा कहीं ध्यान नहीं था। बट होपफुली एंड इवेंचुअली ये बात मुझे जल्दी रियलाइज हो गई कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी किस तरीके से है। तो जब मैं पहले प्रैक्टिस किया करती थी ना, जैसे रिविजन करी, अपने थ्योरी के नोट्स की, फिर मैंने प्रैक्टिस करी, उसके बाद भी मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा था। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं 100 से सीधा 216 मार्क्स लाके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने ये एग्जाम क्लियर किया। तो इसमें पूरी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं या फिर कैसे मैंने सॉल्व किए थे, जिससे आपको भी पता चल जाए कि आप कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं और आपको क्या एक्स्ट्रा करना है जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो, जो कि मैंने भी किया था। एंड मेरे को लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल था पीवाईक्यू सॉल्विंग का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकालने का। तो देखो, सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले आपको आपकी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके पास आपके प्रॉपर नोट्स होंगे थ्योरी के, या फिर आपने जहां से भी थ्योरी पढ़ी है वहां से आपको थ्योरी एक बार अपनी रिवाइज करनी है कोई भी पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले। अब अगर आप चैप्टर वाइज जा रहे हो, टॉपिक वाइज जा रहे हो तो भी, एंड अगर आप पूरे सिलेबस का जैसे पेपर 1 या पेपर 2 के पूरे पेपर सॉल्व कर रहे हो तो भी, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि जब भी आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने बैठो तो एक बार अपने टॉपिक की या अपने सिलेबस की पूरी रिवीजन कर लो, ताकि आप कहीं पे भूलो नहीं और ऐसे ही सॉल्व करो कि जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करने जा रहे हो इस पेपर को। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि आपको आपके सिलेबस की पूरी रिवीजन करनी है अपने थ्योरी वाले नोट्स की। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको रोज के मिनिमम टू मिनिमम 100 to 200 पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज या सैंपल पेपर आपको सैंपल पेपर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं, इससे कम आपको नहीं करने। एंड जैसे ही आपका एग्जाम पास आने वाला होता है, ये जो क्वांटिटी है 100 से 200 क्वेश्चंस की, ये बढ़ के 300-400 तक हो जानी चाहिए। तभी आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। मैं बताऊंगी कि आगे इसके क्या फायदे होंगे, कैसे आपको करना है, वो मैं सब बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेली के अभी एटलीस्ट आपको 100 to 200 पीवाईक्यूज आपको जरूर सॉल्व करने ही करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपने रिवीजन कर ली अपने सारे सिलेबस की। उसके बाद क्या होगा कि आपको पीवाईक्यूज के लिए अपना डेडिकेटेड टाइम निकालना है कि आप 100 से 200 पीवाईक्यूज डेली के सॉल्व करो। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखने जब आप अपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो कि आपको हमेशा टाइमर लगा के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस सॉल्व करनी है। अगर आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता लगता है कि आपको कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है एंड कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कम टाइम लग रहा है। एंड आपके दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी बैठ जाती है कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ 3 घंटे होंगे, ठीक है। एंड उन 3 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वो भी डिफरेंट टाइप्स के, है ना। तो इसलिए जब भी आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो तो हमेशा टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना कि आपको पता चलता रहे कि आपकी स्पीड कम ज्यादा कैसे हो रही है। अब इसी के अंदर अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो या फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपने सबसे पहले रिवीजन कर ली। उसके बाद आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 100 to 200 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करने हैं। थर्ड, आपने अपने पास एक टाइमर लगा लिया कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर वाइस वर्सा भी कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखती हूँ कितने टाइम में मेरे ये सॉल्व होते हैं ना। तो ये 3 चीजें हमें पता चल गई। इसके बाद आपको करना है कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले कोई भी गेसिंग या तुक्के मारने वाली
चीज नहीं करनी है। तुक्का सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में मारना है जहाँ पे आपको पता हो कि इस क्वेश्चन का मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक तो देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तुक्का जरूर मार के आ सकते हैं, ठीक है। बट वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जिन क्वेश्चंस का आपको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है, खाली नहीं छोड़ के आना पेपर अपना, बट हाँ तुक्का उनमें मारना है। एंड दूसरा आता है ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है और आपको पता है कि आपको उसका सही आंसर नहीं पता, राइट, आपको इतना अच्छे से ध्यान नहीं है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बट जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें आपको पता है कि ये तो इसका आंसर डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि ये तो किसी और चीज में यूज होता है ना, फॉर एग्जांपल। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब मेरा एग्जाम हुआ था तो मैंने भी बहुत सारे जो आंसर्स थे वो ऑप्शन एलिमिनेशन वाली टेक्निक के थ्रू ही सॉल्व किए। एंड थोड़ा सा इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे आपको एलिमिनेट करना है कि ये तो उससे रिलेटेड है, ये तो उससे रिलेटेड है, तो ये चीज तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर एंड में यही बचता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन एलिमिनेशन वाली ट्रिक है ये भी आप यूज कर सकते हो व्हाइल सॉल्विंग योर पीवाईक्यू। अब यहाँ तक तो आपने अपना पूरा एक सेटअप कर लिया कि ये चीज करके मुझे इस तरीके से अपने जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये इतने स्टेप तो कर लेते हैं बट यहीं पे आके वो छोड़ देते हैं कि चलो अब तो हमारी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस पूरी हो गई, बट यही वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि यहीं से जो आप आगे करने वाले हो वहीं से आप सीखने वाले हो। तो इसके बाद अब करना है, इसके बाद आपको अपने जो क्वेश्चंस आपने फिल किए हैं, जो आंसर्स भरे हैं, वो आपको अच्छे से बैठ के खुद ही चेक करने हैं कि मेरे कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और अगर गलत भी हैं तो कौन से फील्ड में से या कौन से टॉपिक में से मेरे क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स मेरे से अच्छे से सॉल्व हो पा रहे हैं, किन क्वेश्चंस में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे कम टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा ना, आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी कि अच्छा मेरा जो हायर एजुकेशन है वो वाला पार्ट तो स्ट्रांग है, बट मेरा मैथ्स या डीआई ये वाला पार्ट मेरा वीक है, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड यहाँ पे अगर मैं एक बार रिवीजन भी करती रहूंगी डेली की तो भी मेरा काम चल जाएगा, बट हाँ मैथ्स पे, डीआई पे, इन पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आपको इस तरीके से जो अपना पीवाईक्यू है ना वो पूरा एनालाइज करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपने आंसर्स मैच कर लिए और कोई आंसर अगर आपका गलत निकलता है उस टाइम पे, तो आपको फौरन उस आंसर की एक्सप्लेनेशन देखनी है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। अगर इसका आंसर ये है तो ये आंसर क्यों है, मैंने जो चूज किया है वो आंसर क्यों नहीं है। तो अगर एक्सप्लेनेशन उसकी आप हाथ की हाथ पढ़ लेते हो ना तो आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है एंड आप दोबारा वो गलती नहीं करते हो, राइट। सो इसलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ ऑप्शन मत देखना कि अच्छा इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर बी है, ये समझना कि इसका आंसर बी क्यों है। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्लीज उसकी जरूर पढ़ लेना। एंड अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन किसी बुक में नहीं मिल रही या फिर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जरूर से ही ऑसवाल की बुक्स रेफर कर सकते हो। दीज आर वेरी गुड बुक्स एंड आपको बहुत अच्छे से इनके अंदर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। सो अगर आप चाहे टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर रहे हो यानी कि चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आप मॉक पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो आप डेफिनेटली इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। इनके अंदर आपको डिटेल में सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स भी मिल जाते हैं रिवीजन के लिए, एंड इन बुक्स के अंदर आपको इन ऑल जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मिल जाती है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं आपको हर एक क्वेश्चन के कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, डिटेल में आपको सब समझा रखा है, माइंड मैप्स वगैरह, यहाँ पे चार्ट्स, ग्राफ्स के थ्रू सब आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आई थिंक कि अगर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो ओसवाल की ये तीनों बुक्स आर वर्थ बाइंग। इन तीनों बुक्स में आपको काफी चीजें मिल जाती हैं, आपको यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं एंड उससे रिलेटेड हमें पीवाईक्यूज ढूंढने पढ़ते हैं अलग अलग जाके। तो इस बुक के अंदर आपको सारे वो पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, एक ही जगह सेग्रीगेट कर दिए गए हैं चैप्टर वाइज। लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर आपको इसके अंदर सॉल्व मिल जाता है, वो भी लास्ट 20 ईयर्स का। तो आपको बहुत इधर उधर नेट पे जाके, टेलीग्राम पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को क्वेश्चन चाहिए, उनका डिटेल में आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो इन ऑल आपको सब इस एक बुक के अंदर मिल जाता है। एंड अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि आप ये दोनों बुक्स कवर कर चुके हो तो आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर भी मिल जाते हैं आपको 15, जो कि और भी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड अगेन इनकी भी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। सो दीज 3 बुक्स आर डेफिनेटली वर्थ बाइंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट JRF एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर सॉल्विंग योर PYQs। सो आई थिंक दीज आर द बेस्ट बुक्स विच यू
कैन बाय, एंड आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, दैट इज Shreya02 टू गेट अप टू 50% डिस्काउंट। एंड पर्सनली मैंने भी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने ऑस्वाल की इन्हीं बुक से अपनी PYQs की प्रैक्टिस करी थी, एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू दीज बुक्स कि आप जरूर इनकी बुक से PYQs की प्रैक्टिस करना, दे आर वर्थ बाइंग। जो भी मैंने आपको PYQs से रिलेटेड बताया है वो आप जरूर अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये सारी बातें मैंने खुद भी फॉलो करी थी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग। वही सारी बातें मैंने आपके साथ आके शेयर करी हैं कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करती थी एंड क्या मैंने गलतियां करी थी एंड क्या मैंने सीखा, एंड इन सारी चीजों की ही वजह से मेरा जो स्कोर था वो पहले 100 बिलो हुआ करता था, बट सीधा ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे 216 मार्क्स आ गए थे, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 100 बिलो 100 एंड 216 मार्क्स। सो अगर आप भी इस तरीके से अपने MCQs या PYQs सॉल्व करते हो, सो आई थिंक आप भी इतना जो गैप है इसको फिल कर सकते हो एंड अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जरूर आते रहना।